जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये यूपीपीएससी 2023 प्री के लिए और आरओ एआरओ 2022 या 23 जो जहाँ जब भी आएगी ये उसके लिए, उसके प्री के लिए, प्री उसमें तो खैर प्री और मेंस दोनों में जीएस आएगा, तो वो सभी के लिए जहाँ पर जीएस, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये जहाँ पर जीएस पूछा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक परीक्षा या दो परीक्षा के लिए नहीं है। जहाँ पर भी आप जीएस देखेंगे ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन के साथ आप ये समझ लीजिए कि जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है, उस व्याख्या में आपको कम से कम 30 से 35 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कहने के लिए ये टॉप 20 है, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप पूरा वीडियो देख ले जाएंगे पूरा अंत तक, तो आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बेहद ही मतलब महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक तैयार करके रखिए। जो चीज़ें आपको पता हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता है एक्स्ट्रा कुछ अगर मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। नोट्स बनाने का यही तरीका होता है। कोई भी क्वेश्चंस जो आप मॉक टेस्ट या कुछ भी देते हैं उसमें जो प्रश्न आपको आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, उसको आप याद मतलब रिवाइज करते रहिए, और जो आपसे गलत हो गया उसको आप ज़रूर नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि वो आगे भविष्य में कहीं भी अगर आए तो उससे आपका प्रश्न गलत ना हो, ये चीज़ आपको नोट्स में बना लेनी है उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से नोट्स बनाया जाता है। चलिए, और उसको बार बार रिवीजन भी करते रहिए, तो रिवाइज करते रहेंगे तो याद आता रहेगा, वो गलत नहीं होगा वो प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? कहने का मतलब ये है कि जो संवैधानिक उपचार हैं, संवैधानिक उपचार पहली बात तो आप किस में आता है वो जान लीजिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके द्वारा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनको मूलाधिकार हनन, यानी किसी व्यक्ति या समूह का, किसी का अगर मूलाधिकार हनन होता है तो रिट जारी करने का अधिकार होता है। और रिट क्या है? वही रिट है, देखिए जो इसमें बताया गया है। ये 4 टाइप की रिट इसमें दी गई है, लेकिन होती वैसे है 5। कौन कौन सी? ये 4 तो लिखी हुई हैं। इसके साथ ही एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप मैंने जो एक वीडियो मूल अधिकार वाला मेरा जो वीडियो है पॉलिटी में, उसको देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब कवर किया हुआ है। आप उसको देख लेंगे तो आपका ये मतलब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है कि छानबीन करना, यानी कि अब किसी चीज़ के तह तक जाना। ठीक है, तो वो इसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये अधिकार परीक्षा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं वो याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो बताया मैंने, संवैधानिक उपचार की रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो आपको जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको तो आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट का क्या है ये भी पूछा गया है प्रश्न, तो 226 है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ दो प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, वो भी याद रखिएगा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। और चीज़ें हैं जो याद रखिएगा, इससे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, इसका इंग्लिश में नाम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक तो हैबियस कॉर्पस होती है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं आपका। फिर उसके बाद आता है मैंडमस यानी परमादेश। ठीक है, फिर आता है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, और फिर उसके बाद ये सर्टियरी यानी उत्प्रेषण, और इसके बाद क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, जो इसका उत्तर है, यानी कि जो क्यो वारंटो है वही है वो, उसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, यानी कि किस अधिकार से, है ना, तो पूछते हैं वो। और आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है जो कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है। बाकी सभी सिर्फ जो है आपके सार्वजनिक जो प्राधिकरण हैं
उन्हीं के खिलाफ, सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उन्हीं के खिलाफ, बाकी अन्य जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी हैबियस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो आपका प्राइवेट और मतलब पब्लिक दोनों के खिलाफ जो है वो जारी हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए इसमें से जो उत्प्रेषण और ये प्रतिषेध है, ये दोनों जो ये हैं रिट्स हैं, ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी की जाती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिट हैं जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जो है वो या उनके अगेंस्ट जो है जारी की जाती हैं या उनके लिए जारी की जाती हैं। तो वो हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये याद रखिएगा। जो प्रोहिबिशन और सैटियरी हैं वो इनके खिलाफ जो है न्यायिक और अर्धन्यायिक जो प्राधिकरण हैं उनके अगेंस्ट जारी होती हैं। तो ये उससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं उसमें, ठीक है। और पूरा डिटेल से देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है पूरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है इसमें कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई हैं या उनके अध्यक्ष कौन रहे। इसमें अध्यक्ष की बात पूछा है तो आप उनका प्लेस भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक फर्स्ट पेपर में 15 तारीख वाले में जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था पेपर, उसमें पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो कहाँ पर हुई थी। तो ये मतलब लगातार ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो सदाबहार टॉपिक हैं। सदाबहार आप किसी भी परीक्षा में, छोटी बड़ी किसी भी परीक्षा में इनसे प्रश्न, एक आध प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है, मिल ही जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे टॉपिक जो है वो सदाबहार होते हैं, इनको आप एकदम मतलब रट लीजिए, इनसे प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे प्रथम बौद्ध संगीत, इसमें आपका दिया हुआ है ये अध्यक्ष दिए हुए हैं किनकी अध्यक्षता में हुई है। तो आपको मैं इसमें जितने भी प्रश्न इससे बन सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये तो अध्यक्ष हो गए, इसको देख लेते हैं पहले। इसी के साथ देखिए कि पहली कहाँ हुई थी, राजगीर में या राजगृह, ठीक है, या ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, राजगीर में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है, वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो ये चारों का जगह, पहले स्थान भी याद रखिएगा, अध्यक्षता भी याद रखिएगा किसने किसने की थी। तो पहली की किसने की थी, महाकश्यप ने, यानी कि पहली की जो है वो प्रथम कि महाकश्यप हो गए। जो दूसरी जो हुई थी संगीत वो उसमें सुबुकामी थे, ये सही लिखा हुआ है। तीसरी के कौन थे, तीसरी के जो मोगलीपुत्तिस हैं वो सही लिखा हुआ है। चौथी के अश्वघोष। तो ये इनके अध्यक्ष का नाम भी याद रखिएगा। ये दो चीज़ें हो गई एक्स्ट्रा। ये आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि किस शासक के काल में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो पहली जो हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, ठीक है, जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, उनके समय पे हुई थी। दूसरी उन्हीं के जो पुत्र थे या जो उनके नेक्स्ट उत्तराधिकारी थे, उन कालाशोक, उनके समय पर हुई थी ये दूसरी वाली, ठीक है। तीसरी अशोक के समय पर हुई थी और चौथी जो है वो कनिष्क के समय पर हुई थी। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और हमेशा प्रश्न इससे पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हल करते होंगे तो आपको देखने को ये हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको इस चीज़ को तैयार कर लीजिए कि कभी गलत ना हो आपका, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का ये बी का दो हो गया, यानी कि आपका जो ये बी वाला है वो सही हो जाएगा आंसर। और भी जो चीज़ें थी मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी इसमें। अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में होती है जब, कब होती है, यानी कि तरलता संजाल मतलब क्या है वो, अब इसमें उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए तरलता संजाल ऐसी स्थिति है जब वर्तमान ब्याज दर कम होती है और बचत दर अधिक होती है, तो परिणामतः मौद्रिक नीति अप्रभावी होती है, जिससे उपभोक्ता जो उनके बॉन्ड होते हैं उपभोक्ता के, वो मतलब वो रखना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि ब्याज दर जो है वो, बचत दर अधिक होगी, ब्याज दर कम होगी, यानी इसमें कहाँ दिया गया है कि ब्याज दर न्यूनतम होगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये वाला ए सही होगा इसका। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है वो कौन निर्धारण करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो CACP होता है वो इसको रिकमेंड करता है, निर्धारण मतलब रिकमेंड करता है। और एक कमेटी होती है जो वित्तीय कमेटी होती है, वो इसको मतलब लागू करती है, बताती है कि हाँ ये चीज़ है। तो MSP से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि धान और गेहूं का जो MSP है वो कितना निर्धारित किया गया है, तो उसको याद रखिएगा। जो अभी लेटेस्ट आया है उसको भी याद रखिएगा।
जैसे खरीफ का और रबी का, ये एमएसपी क्या करता है, सरकार क्या करती है कि एक मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है, जो आप मतलब फसल बुआई करने से पहले ही, यानी कि खरीफ और रबी इनके पहले जो है आप ये एमएसपी जो है वो सरकार बता देती है कि भाई हम धान जो है वो 2000 पर कुंटल खरीदेंगे, या जो सरकारी रेट होगा इतना होगा। तो बहुत सारी उसमें फसलें होती हैं, लगभग उसमें 22+1 यानी कि 23 हैं। 1 इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कुछ इसके लिए एक गन्ना इसके लिए एफआरपी होता है, ठीक है, एफआरपी, तो वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो 23 फसलों के होता है, ये भी पूछा गया है कई, मतलब आप इसको मतलब याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं व्याख्या में बताता हूँ उसको ज़रूर आप ध्यान से सुनिए और उसको अपने मतलब नोट्स बना लीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बना लीजिए। देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो देखिए ये सब इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसको आप अगर 9th 10th या 11th 12th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो भी, नहीं भी पढ़ी है तो आप जो लूसेंट जीके आता है ना, लूसेंट सामान्य ज्ञान, उसमें अर्थव्यवस्था का मतलब पूरा चैप्टर वो दिया हुआ है। तो ये सब छोटे छोटे जो मतलब टर्मिनोलॉजी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्लियर किया गया है। मैंने भी एक वीडियो सिंपल सा बनाया हुआ है, उसमें आपको जीडीपी, जीएनपी, जीपीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हुई हैं, वो देख लीजिएगा, उसको मैं दे दूंगा आपको लिंक, ठीक है, शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपका कभी भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा, ठीक। तो इसमें आप देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके क्लियर हैं तो आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन, मतलब कर देंगे, नहीं है क्लियर तो आपका गलत हो सकता है ये प्रश्न, ठीक। तो प्राथमिक घाटा जो होता है, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज अदायगी घाटा, कुल प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, ये सब क्या, ये सब सरकार का ऋण एवं अन्य दाताएँ हैं, ठीक है, देयताएँ हैं, दाताएँ नहीं, देयताएँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप इसको कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गरीबी का दुष्चक्र की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये नर्क्स थे, ये अर्थशास्त्री, इन्होंने ये अवधारणा दी थी। गरीबी का दुष्चक्र का मतलब ये होता है कि गरीबी अगर जैसे है तो आप देखिए जब आपके पास निवेश कम होगा, मतलब आप गरीब हैं, आप निवेश कम करेंगे, ठीक है, निवेश कम करेंगे तो आपका मतलब उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन भी कम होगा तो फिर आपका वो मतलब बचत भी कम होगा, बचत फिर कम होगा तो फिर निवेश कम होगा, तो फिर वो गरीबी फिर वही बनी रहेगी। यानी कि जो गरीबी का चक्र है वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो वो गरीबी का दुष्चक्र है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किसने दिया था, ये नर्क्स ने दिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1975, इसमें यहाँ पे मतलब की गई थी ये, तो याद रखिएगा इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो प्रश्न भी पूछा गया गरीबी हटाओ का नारा वाला, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक। लॉफर वक्र का संबंध क्या है, लॉफर वक्र का संबंध किससे होता है, तो ये अप्रत्यक्ष और जीडीपी के बीच जो संबंध होता है उसको दर्शाता है ये क्या, लॉफर वक्र, ठीक। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि जब श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होना, यानी इसका जो मैं मतलब सही तरीके से समझाता हूँ, मतलब अच्छे उसमें आप लेमन की भाषा में समझिए। जैसे किसी कार्य को 2 व्यक्ति कर रहे हैं लेकिन जो आउटपुट है वो इतना ही आ रहा है, ठीक है। आप अगर इसी में आप 10 व्यक्ति लगा दिया तो भी आउटपुट इतना ही आ रहा है, तो ये क्या है, ये जो 8 व्यक्ति लगे हुए हैं ना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के उदाहरण है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी है वो कृषि यानी प्राथमिक सेक्टर में अधिक देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत अधिक है। आप देखिए गांव वगैरह में या जो भी जो काश्तकार होते हैं, छोटे काश्तकार, वो पूरा परिवार मिल करके, 5 लोगों का अगर परिवार है, 6 लोगों का या 4 लोगों का, वो पूरा परिवार उसमें मिल के बस मतलब पूरा परिवार लगा रहता है, लेकिन जो पैदावार होनी है वो उतनी ही होगी। यानी कि मान लो कुछ भी है, अगर उनका 20 कुंटल या 25 कुंटल पर ईयर या जो भी निकलता है उनका धान गेहूँ, तो वो उतना ही रहता है। और अगर उनमें से कोई 1-2 बंदा चला भी जाए कहीं तो उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है,
त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? देखिए, जो विदेशी मुद्रा होती है उसको ये त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी कि वो हॉट मुद्रा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। मैं इनको एक बार एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, और ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में वो वीडियो लेकर आऊँगा मैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कोर उद्योग है? जो कोर उद्योग है, तो ये 8 कोर उद्योग हैं अपने, ये नाम याद रखिएगा। 8 कोर उद्योग हमेशा पूछे जाते हैं, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ये। तो इसमें सीमेंट, विद्युत, स्टील, उर्वरक, पेट्रोलियम, ठीक है, रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो, नेचुरल गैस, ये 8 जो है वो टोटल हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, सीमेंट भी है, तो ये उपयुक्त सभी होगा। ठीक, याद रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौद्रिक नीति समिति के गठन के लिए सिफारिश किसने की थी? तो ये मौद्रिक नीति की गठन की जाती है मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा, तो उसकी सिफारिश जो है वो उर्जित पटेल समिति ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरबीआई के बारे में क्या सत्य है? आरबीआई के बारे में क्या सत्य है वो आप इसमें देखिए। आरबीआई असीमित नोट छाप सकती है, नोट अनुपातिक कोष व्यवस्था के आधार पर छापे जाते हैं, नोट न्यूनतम कोष व्यवस्था के आधार पर छापे जाते हैं, जिसे 1956 में स्वीकार किया गया था। आरबीआई एक गैर विधिक संस्था है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पूछा है सत्य, तो सत्य क्या है कि क्या ये असीमित नोट छाप सकती है? बिल्कुल नहीं छाप सकती असीमित नोट। नोट अनुपातिक कोष की व्यवस्था पर छापे जाते हैं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये सी वाला सही है, न्यूनतम कोष व्यवस्था के आधार पर छापे जाते हैं, जो 1956 में स्वीकार किया गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आरबीआई को नोट छापना है, ठीक है, वो क्या करेगा कि जितना नोट जैसे कुछ छापना है, तो लेमैन की भाषा में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कुछ उसके बदले में वो रिज़र्व लेगा, मतलब न्यूनतम कुछ रिज़र्व रखेगा, यानी सोना वगैरह ये सब चीज़ें अपने पास रखेगा, फिर जो है वो नोट निर्गत करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? तो देखो, जो क्षेत्रक होते हैं वो मतलब बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हो गया एक तो, ठीक है, एक सेकेंडरी हो गया, एक टर्शियरी हो गया। ठीक है, तो ये 3 आप याद रखिए। प्राइमरी में क्या होता है, जो चीज़ें मतलब बेसिकली हमें नेचुरल उससे मिलती हैं, ठीक है, और नेचुरल अपने फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो प्राइमरी होती हैं। ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब ये हुआ, ये इसको सेवा वो भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी का मतलब ये नहीं, सेवा इसमें नहीं, माफ़ कीजिएगा, सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि जो उत्पाद हमने यहाँ लिए, ठीक है, उनको उसमें कुछ मतलब एडिशनल वैल्यू ऐड करके हमने उसको मैन्युफैक्चर किया और ये बना दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेकेंडरी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, टर्शियरी क्षेत्र क्या है, वो है सेवा क्षेत्र। यानी कि टर्शियरी क्षेत्र का मतलब ये हुआ, जितनी भी प्रकार की आप सेवाएं ले रहे हैं, ये जो सेवा आप ले रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं, ये टर्शियरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार की अगर सेवा आप ले रहे हैं, बस, ट्रेन, प्लेन, ठीक है, आप पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं से खरीद कर पी रहे हैं, तो वो सारी क्या है, जहाँ भी सेवाएं आप ले रहे हैं वो सब टर्शियरी क्षेत्र होते हैं। तो देखिए इसमें मत्स्यन, खाद्य प्रसंस्करण नहीं, मत्स्यन, खनन, उत्खनन और ये वानिकी, ये क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण क्या हुआ, खाद्य प्रसंस्करण में आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, यानी कि आपका वो मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ जाता है, तो वो आपका अलग हो गया। यानी कि इसमें 1, 3, 4 है कहीं, हाँ ये है, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। देखिए इसमें बोला गया है कि यह महामारी जो अधिनियम है वो 1997 में वाले उसमें संशोधन करता है। तो ये ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, ये 1897 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यह अधिनियम अधिकतम 7 वर्ष और कारावास, मतलब 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना ये प्रावधान करता है, तो ये सही है आपका। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है कि मतलब सही कौन सा है, तो केवल 2 सही होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। निम्नलिखित में से देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये पुराना आ गया है, तो ये मतलब 96 होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पुराना वाला है ये। ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा, वो गलती से आ गया उसमें। ठीक है, तो देखिए 96 देख लीजिए आप, किस न्यायालय ने सुखना झील को जीवित
इकाई का दर्जा दिया है। तो सुखना झील आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ मतलब ये हुआ कि भाई वो पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसने ये दिया हुआ है इसको जीवित इकाई का दर्जा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व WTO के में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, तो किस देश को दिया गया है वो आप याद रखिएगा इसमें। तो इसमें पर्यवेक्षक का जो दर्जा दिया गया है WTO में वो तुर्कमेनिस्तान, ठीक। तो वो चीज़ याद रखिएगा। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ WTO के बारे में ताकि प्रश्न जो अगर बने तो आपको उससे वो कर सकें आप। देखिए ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। पहले ये मतलब गेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई जिसे फिर WTO के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। उरुग्वे दौर की जो वार्ता चली थी ये आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो याद रखिएगा। WTO की अगर स्थापना पूछ ले तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो वो है ये हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा जिनेवा में, ठीक। चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में आपको कुछ दिए हुए हैं वाक्य, उसको देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सुरक्षा परिषद में जो UNSC होती है, UNSC में 20 सदस्य होते हैं बोल रहे हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य। तो देखिए अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। तो UNSC जो है वो UN का ही एक मतलब महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी, जिनको P5 भी कहा जाता है, ठीक है। P5 कंट्रीज़ में आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, ठीक है, अमेरिका ये USA हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये अपना आपका ब्रिटेन, USA, फ्रांस, चाइना हो गया, और एक कंट्री का नाम बताइए, एक कंट्री और है, और एक कौन सा है, रसिया है, रूस, ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो ये जो सीधे सीधे दिया हुआ ये पहला तो गलत हो गया। भारत UN सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है मतलब अभी तो है ही है, अभी उसको 2022-23 के लिए चुना गया है, ठीक है, 8वीं बार उसको चुना गया है, ठीक है। तो अभी तो है ही है, अस्थायी सदस्यों में है उसके पास सदस्यता। तो यानी कि ये दोनों जो है वो कथन गलत हो गए। तो इसमें से सही पूछा है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सही पूछा है ना कि सही का कथन का चयन करिए, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक जो 2020 में विश्व को क्षेत्र को मतलब विश्व का सबसे अशांत, यानी कि ये देखिए ये 2020 का, अगर आप 2022 का भी मानेंगे तो भी वही हालात हैं, ठीक है। आप इसमें उत्तरी अफ्रीका है जो बहुत ज़्यादा अशांत क्षेत्र माना जाता है, और इसमें भारत की रैंकिंग भी याद रखिएगा। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग उसकी मतलब पहले स्थान पर कौन है और उसकी, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा 135वीं है 163 देशों में, ठीक है। 163 देशों की रैंकिंग है, उसमें 135वीं रैंक भारत की है। और ये मतलब 2022 वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये 2022 की बात कर रहा हूँ। और इसमें 4-5 देश हैं जैसे न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ये सब हैं जो टॉप पे हैं, आयरलैंड, डेनमार्क, ठीक है, ये सब टॉप वाले हैं। और सबसे अशांत कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अफ़गानिस्तान और ये सूडान, साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान जो है वो सबसे अशांत क्षेत्र है, ठीक है। ये सारे मतलब अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, ये सब देश जो है वो मतलब नीचे से आते हैं ये सब, ठीक है। ऊपर वाले टॉप 4-5 मैंने बता दिया आपको, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए GAPI के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं है, तो GAPI है क्या वो भी आप याद रखिएगा कि GAPI है क्या। ये बेसिकली है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी का एक वो है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं है, देखिए इसमें जो हैं वो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कनाडा, जापान, ये सब हैं, ठीक है। इसमें रूस नहीं है। देखिए जहाँ पे यूरोपियन यूनियन होगा और मतलब रूस तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अमेरिका और ये सब जहाँ पे होंगे तो मुश्किल है कि वो दिखे वहाँ पे ऐसे संगठन में, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूस, बाकी सब तो है ही हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने 20 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दीपावली है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, ठीक है। अच्छे से मनाइए, सुरक्षित
दीपावली मनाइए, किसी को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, आप बढ़िया से मतलब मनाइए, ताकि मतलब सुरक्षित इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे वगैरह जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप खुद भी स्वयं भी मतलब ऐसे थोड़ा मतलब ऐसे कपड़े पहनिएगा जो लगे कि हाँ मतलब बहुत ढीला ढाला या बहुत एकदम लूज़ ये ना हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। आप सुरक्षित तरीके से मनाएंगे तो अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छे हैं, बाकी सभी के लिए भी। तो चलिए वंस अगेन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।